नमस्कार, ठाकुर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के बीच लेकर आ चुकी हूँ एचपी टेट जीके सीरीज 2025 जो कि टेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, भारत के किस राष्ट्रपति की उनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फखरुद्दीन अली अहमद। भारत के दो राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। पहले थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और दूसरे थे फखरुद्दीन अली अहमद। जो फखरुद्दीन अली अहमद है, ये भारत के 5वें राष्ट्रपति थे। कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? 5वें राष्ट्रपति थे। और इनका कार्यकाल कितना था? इनका कार्यकाल 1974 से 1977 तक था और ये भारत के वकील एवं राजनीतिज्ञ थे। अब बात करेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन की। जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है, ये अपने कार्यकाल के दौरान में दिवंगत हो गए थे और इनका कार्यकाल कितना था? इनका कार्यकाल 1967 से 1969 तक था। कितना था इनका कार्यकाल? 1967 से 1969 तक था और ये भारत के तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार के राज्यपाल के साथ-साथ भारत के उपराज्यपाल के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति थे और इन्होंने संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। अगला यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन है, इनका कार्यकाल 1962 से 1967 तक था। कितना था? 1962 से 1967 तक था और ये भारत के दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। लास्ट ऑप्शन दिया गया है ज्ञानी जेल सिंह। जो ज्ञानी जेल सिंह है, ये भारत के 7वें नंबर के राष्ट्रपति थे और इनका कार्यकाल 1982 से 1987 तक था। राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद कौन राष्ट्रपति के कार्यवाहक के रूप में कार्य करता है, तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे, पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। कौन थे? वीवी गिरी। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वसम्मति से कौन से राष्ट्रपति को चुना गया था, सर्वसम्मति से चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे? वो थे नीलम संजीव रेड्डी। जो नीलम संजीव रेड्डी है, ये 6 नंबर के राष्ट्रपति बने थे। इनका कार्यकाल 1977 से 1982 तक रहा है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे, सबसे युवा राष्ट्रपति भी नीलम संजीव रेड्डी थे। अगला प्रश्न, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है क्योंकि इन्होंने भारत को एकजुट करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री भी रहे हैं और इन्होंने कौन सा नारा दिया था? इन्होंने नारा दिया था एक भारत श्रेष्ठ भारत। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इन्हें भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है और इनकी जयंती के उपलक्ष्य पर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और ये भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू थी, जो कि 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। अगला प्रश्न, उत्तरी गोलार्ध
में सबसे लंबा दिन डैश डैश है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 21 जून। अगर मैं बात करूं उत्तरी गोलार्ध की, तो पृथ्वी के मध्य में एक रेखा है जिसका नाम है भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ये वाला है उत्तरी गोलार्ध और ये वाला है दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में कौन सी रेखा है? ये है कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में है मकर रेखा। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं तो उस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है और ये कब होता है? 21 जून को। और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी कब पड़ती हैं? सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर को पड़ती हैं और इस घटना को क्या कहा जाता है? इस घटना को विषुव कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रेड क्लिफ। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ कहा जाता है और ये भारत के विभाजन के बाद 17 अगस्त 1947 को निर्धारित की गई थी। किसके नाम पर? ये सर रेड क्लिफ के नाम पर इसका नाम रेड क्लिफ रखा गया था। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है डूरन रेखा। डूरन रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में स्थित है। अगला ऑप्शन दिया गया है मैगीनॉट। मैगीनॉट फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है। किसके बीच है? फ्रांस और जर्मनी के बीच कौन सी रेखा है? मैगीनॉट। अगला ऑप्शन दिया गया है मैकमोहन। जो मैकमोहन रेखा है ये भारत एवं चीन के बीच स्थित है और इसे किसके नाम पर रखा गया था? इसे हेनरी मैकमोहन के द्वारा उनके नाम पर रखा गया था। कब? 1914 में। कब रखा गया था? 1914 में इसे रखा गया था। अब हम बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण सीमा रेखाओं के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कि हिडनबर्ग कहाँ पर स्थित है? हिडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है। हिडनबर्ग कहाँ पर है? जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है। अगला है 49वीं समांतर रेखा किसके बीच स्थित है? 49वीं समांतर रेखा अमेरिका एवं कनाडा के बीच स्थित है। अगला है 38वीं समांतर रेखा कहाँ पर स्थित है? ये उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया के बीच स्थित है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मौलिक अधिकार कितने हैं? मौलिक अधिकार है 6। पहले कितने थे? पहले मौलिक अधिकार थे 7, जिसमें से कि संपत्ति के अधिकार को 44 अमेंडमेंट 1978 में हटाया गया था। कब हटाया गया था? 44 अमेंडमेंट 1978 में हटाया गया था। भाग 1 में क्या कहा गया है? भाग 1 में संघ एवं उसके क्षेत्र के बारे में कहा गया है और भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो की खोज आर डी बैनर्जी के द्वारा कब की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1922 में। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला और ये कहाँ पर स्थित है? ये पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो से हमें विशाल स्नानागार के अवशेष भी मिले हैं। अगला प्रश्न, बरारी बोली हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जुब्बल रोडू से। जो बरारी बोली है ये हिमाचल प्रदेश के जुब्बल एवं रोडू में बोली जाती है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है चंबा। चंबा में कौन सी बोली बोली जाती है? चंबा में बोली जाती है चंब्याली। और यहाँ की स्थानीय और बोलियां कौन कौन सी है? जैसे भटियाती, चुराही, पंगवाली और भरमौरी। यहाँ पर दिया गया है कुमारसेन और कोटगढ़। कुमारसेन एवं कोटगढ़ में कौन सी बोली बोली जाती है? यहाँ पर कोची बोली बोली जाती है।
कोची बोली कहाँ पर बोली जाती है? कुमारसेन, कोटगढ़ और रामपुर बुशहर में। अब हम और इम्पोर्टेंट कुछ बोलियों की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश की अन्य महत्वपूर्ण बोलियां हैं जैसे कि मनछद, चांगसा और भोटी। मनछद, चांगसा और भोटी कहाँ पर बोली जाती है? ये लाहौल एवं स्पीति में बोली जाती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि किस बोली का अपना व्याकरण है, तो जो भोटी बोली है इसका अपना व्याकरण है। अगर आपसे पूछा जाता है कि महासवी कहाँ की बोली है? महासवी शिमला एवं सोलन की बोली है। किन्नौर की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी है? जैसे किन्नौरी, जिसे कि किन्नौर के 75% लोग बोलते हैं और इसे होम्सकद भी कहा जाता है। सिरमौर में कौन सी बोलियां बोली जाती है? सिरमौर में धाटी, बिशवाई एवं गिरिपारी बोली जाती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश कला, संस्कृति एवं भाषा अकादमी की स्थापना कब की गई थी? हिमाचल प्रदेश कला, संस्कृति एवं भाषा अकादमी की स्थापना 1968 में की गई थी। अगला प्रश्न, गद्दी जनजाति किसके वंशज माने जाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, खत्री के। गद्दी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? गद्दी जनजाति चंबा में पाई जाती है और चंबा की और प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी है? जैसे पंगवाल, पंगवाल और गुज्जर। गद्दी जनजातियों का व्यवसाय क्या है? गद्दी जनजातियों का व्यवसाय है भेड़ बकरी पालना। और जो पंगवाल एवं गुज्जर है ये भी कहाँ की है जनजातियां है? ये चंबा की जनजातियां हैं। गुज्जर जनजाति हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर में घुमंतू चरवाहे हैं और इन्हें किसका वंशज माना जाता है? गुज्जर जाति को हूणों का वंशज माना जाता है। अगला प्रश्न, एचपीपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, के एस कटोच। एचपीपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एचपीपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष है रामेश्वरम सिंह ठाकुर। और एचपीपीएससी की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। एचपीपीएससी की फुल फॉर्म क्या है? इसका पूरा नाम है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश में अदरक का उत्पादन सर्वाधिक किस जिले में होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिरमौर जिले में। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक अदरक का उत्पादन होता है? अदरक का उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश में। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है सोलन। सोलन को मशरूम सिटी के नाम से भी जाना जाता है और सोलन में मशरूम का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कांगड़ा। कांगड़ा में चावल का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।